मैंने भी बैठना उधर, मैं क्या बैठूंगी, मैंने उधर बैठी, आपने तो मैं उधर आपकी कब मेरे नाइट बजे 2 बजे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? सना, आवाज़ सुनाई दे रही है तो सबको मैसेज जल्दी से कन्वे कर दो कि ज्वाइन करें क्लास। क्लास 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और अभी तक आप लोग जो 2 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हैं, आई थिंक सिर्फ सना ही है, सना और सुंदर। आप बाकियों ने नहीं क्लास अटेंड करनी, क्या इशू है? सिग्नल्स का इशू है या कुछ और मसला है? टाइम का मसला है? ओके सुमैया, आप मुझे बताओगे कि हमने ग्राम नेगेटिव को कहे तक तो आप लोगों ने टेस्ट भी दे लिया है, तो ग्राम पॉजिटिव रोड्स ये हमने कहाँ तक पढ़ ली है? ग्राम पॉजिटिव रोड्स। ओके सना, थैंक यू। सना, आप ही मुझे ये बताओ, ग्राम पॉजिटिव रोड्स पे हमने ये जो यहाँ पे मेंशन बैक्टीरिया है, इनमें से कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़ ली हैं? बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम की कोई टाइप स्टार्ट की है या नहीं की? सुमैया, आप बताओ जल्दी से। क्लास आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? ये स्टार्ट भी नहीं किया आप लोगों ने अभी तक?
मुझे तो लगता है अच्छा मैंने वो फिर BSN वालों को पढ़ाया है। चलिए ठीक है। तो क्लास आप लोगों ने जो है ग्राम नेगेटिव कोकाई का मुझे टेस्ट दे दिया, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी हैं। तो अभी तक ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई जो है हमने पढ़े हैं। ओके, ठीक है। तो ये अब जो है हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव रोड स्टार्ट करने हैं। ग्राम पॉजिटिव रोड्स जो है आप लोगों को देखो अंदर से आप लोगों को डिटेल पता हो या नहीं पता हो, एटलीस्ट ये जो फर्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन वाली, ये तो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए ना। ग्राम पॉजिटिव रोड्स है, अंदर जाके डिटेल में क्वेश्चन हो सकता है आए ना आए, बट ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो फर्स्ट वाली क्लासिफिकेशन टाइप के होते हैं, ये बहुत से MCQs में भी पूछे होते हैं। तो आपको ग्राम पॉजिटिव रोड्स में ये पता होना चाहिए कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, और वो 2 कैटेगरीज में स्पोर फॉर्मिंग रोड्स हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स हैं। स्पोर फॉर्मिंग मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब बैक्टीरिया की जो है कंडीशंस, जो उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, जब न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन हो या फिर इन्वायरमेंट जो है वो उसके सूटेबल नहीं हो, तब क्या होता है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता उन कंडीशंस में। तो तब बैक्टीरिया क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करता है कि वो खुद को क्या करता है, स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो अब स्पोर्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे ना तो वाटर चाहिए होता है, ना ही फूड चाहिए होती है, ना ही कोई ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस या एब्सेंस उसे मैटर करती है कि इन्वायरमेंट कैसा है, फूड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, उसे इससे कुछ कंसर्न नहीं होता, वो सेव रहता है स्पोर्स की फॉर्म में। तो सारे बैक्टीरिया जो हैं ये, उनमें ये नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स होती स्पोर्स फॉर्मेशन की। जिन बैक्टीरिया में है जो कि रोड्स में है, उसमें बेसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो बेसिलस की जो है 2 सब टाइप्स हैं, स्पीशीज़ हैं, बेसिलस एंथ्रासिस है और बेसिलस सीरस है। नीलम, मैंने अभी वही एक्सप्लेन किया है कि स्पोर्स किस सेंस में हम लेते हैं। स्पोर्स मैंने आपको बताया है कि स्पोर्स मतलब जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, दोबारा से बोर्ड पे पढ़ाया, तो उसमें मैंने स्पोर्स पढ़ाए थे। तो स्पोर्स जो होते हैं वो तब मैंने ये बताया था कि एक बैक्टीरिया जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती हैं, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, फूड सब कुछ अवेलेबल हो, सूटेबल हो, तो वही स्पोर जो है दोबारा से क्या बनता है, बैक्टीरिया बनता है। जब वो स्पोर फॉर्म में है तो वो उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना तो वो रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सिंपल वो एक स्ट्रक्चर पड़ा है तो बस पड़ा ही रहता है। बट जब वो स्पोर्स बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है तो दोबारा से उसकी ग्रोथ हो सकती है, सब कुछ वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, सब कुछ कर सकता है। तो ये वो स्पोर्स आप इस सेंस में लोगे इसको, जो अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उसमें बेसिलस है, बेसिलस में 2 टाइप्स हैं, बेसिलस एंथ्रासिस है, बेसिलस सीरस है। इसमें से मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो एंथ्रासिस है, क्योंकि एंथ्राक्स आप लोगों ने मोस्टली डिजीज सुनी है एंथ्राक्स की। आप लोगों को याद नहीं है बट मुझे याद है, मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया है। टेटनस वाला मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। मैंने देखो सीनियर्स आप लोग की हो, एक मेरे पास BSN की क्लास है और एक आप लोग हो, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को। आगे पिक्चर्स देखो, ये वाली आप लोगों ने नहीं पढ़ी क्या? ये वाली स्पेशल पिक्चर्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी टेटनस की, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ये टेटनस वाली स्पेशल पिक्चर्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी। इसके अलावा ये वाली है लोकजा वाली, आप लोग मुझे बता रहे थे, आप लोग की है गुल्ले लाला। उसने मुझे ये बताया था कि ICU में उसका पेशेंट एक एडमिट है, जो कि किसके साथ है, इसके साथ टेटनस के साथ एडमिट है। गुल्ले लाला भी प्रेजेंट नहीं है, विटनेस, ठीक है। तो उसने मुझे ये स्पेशल, जब मैंने ये उसे पिक्चर दिखाई थी तो उसने मुझे ये कहा था कि उसने फर्स्ट टाइम जो है वो टेटनस का पेशेंट देखा है, लोकजा के साथ उसके ICU में एडमिट है। अब बताओ क्या कहते हो आप लोग? हबीब आप बताओ क्या कहते हो? उस दिन जो है फिर से मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। चलें ठीक है, पढ़ें दोबारा से, ठीक है। तो अब स्पोर्स फॉर्मिंग में आप लोग को पता होना चाहिए बेसिलस एंथ्रासिस है, जो कि एंथ्राक्स कॉज करता है। इसके अलावा सेकंड टाइप है सीरस की।
वो मैंने इसमें नहीं लिखी क्योंकि हम जो है इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया ही कवर करेंगे तो वही बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। सेकंड जो है स्पोर फॉर्मिंग स्पीशीज़ जो है बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, उसमें इसकी काफ़ी 4 स्पीशीज़ हैं। कौन सी हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल है। ये 4 टाइप्स हैं क्लोस्ट्रीडियम की। ये हम चारों के चारों पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग, मैंने मोस्टली आप लोगों से पूछती हूँ ना कि टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, टॉक्सिन कौन से प्रोड्यूस करते हैं, ये इस तरह की जो बातें हैं वो इनमें कवर होंगी। उसके बाद है नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स, ग्राम पॉजिटिव रोड की बात हो रही है। ग्राम पॉजिटिव में नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स कौन कौन से है? कॉर्निबैक्टीरियम है, लिस्टेरिया है और जार्डिनियला है। ये 3 बैक्टीरिया हैं। इसमें से हम कॉर्निबैक्टीरियम डिटेल में पढ़ेंगे, लिस्टेरिया मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इधर। ओके, अब वन बाय वन हम बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेसिलस एंथ्रासिस डिजीज़। ये क्या कॉज करता है? एंथ्राक्स कॉज करता है। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसके लिए मैटर करती है सर्वाइवल के लिए। ग्राम पॉजिटिव है और साथ में क्या है? स्पोर फॉर्मिंग रोड्स है, पर्पल कलर में है और इसकी शेप क्या है? रोड्स में होंगे, कोकाई नहीं है, रोड्स में होंगे। कैप्सूल इसमें प्रेजेंट है और इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि देखो ऑल ऑफ बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया विच हैव कैप्सूल, ठीक है, उनकी कैप्सूल की कंपोजिशन क्या होगी कि आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है किस चीज़ से, पॉलीसेक्राइड से या किस चीज़ से कैप्सूल बना हुआ है? पॉलीसेक्राइड से सबका कैप्सूल बना हुआ है, जिसमें भी प्रेजेंट है, न्यूमोनाई में प्रेजेंट है, निजीरिया में प्रेजेंट है, या जिसमें भी प्रेजेंट है। बट सिर्फ ये एक बैक्टीरिया है जिसका कैप्सूल, उसकी कंपोजिशन क्या है? पॉली ग्लूटामेट। आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट होता है कि capsule composed of poly-D-glutamate. Bacillus anthracis is the only medical important organism that has a capsule composed of amino acids rather than polysaccharides. तो ये क्या है? डी ग्लूटामेट, पोली में काफ़ी ज़्यादा है, अमाइनो एसिड से इसका कैप्सूल बना हुआ है। हैबिटेट इसका क्या है? सॉइल में है। अच्छा, वैसे आप लोग के माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि स्पोर्स फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है उनकी मोस्टली जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा? सॉइल टाइप चीज़ होगी, कि वो मिट्टी में, रेत में, इस जगह पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसमिशन क्या है? अब देखो सॉइल के अंदर ये स्पोर्स प्रेजेंट है तो इसकी ट्रांसमिशन तब तक नहीं पॉसिबल जब तक कि हमारा जो है उस सॉइल के साथ कांटेक्ट ना हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ के साथ कांटेक्ट ना हो जो कि उस सॉइल के ऊपर रह रही हो। फॉर एग्जांपल किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो उसी सॉइल के ऊपर रहते हैं, तो हम जो है डायरेक्टली जो सॉइल को तो नहीं टच कर रहे बट एनिमल्स को टच कर रहे हैं, तो एनिमल से क्या है हमारे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं स्पोर्स। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन इज़ बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम एनिमल हेयर एंड वूल। कि हम इन स्पोर्स को जो है डायरेक्ट सॉइल से नहीं बट एनिमल्स की हेयर और वूल से जो है इनहेल कर लें। इस तरह इनकी क्या होती है? ट्रांसमिशन होती है इन स्पोर्स की। ओके, पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस इज बेस्ड प्राइमरी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 2 एक्सोटॉक्सिन। अच्छा, ये आप लोगों ने बस सिंपल इसका इतना ही याद रखना है कि ये क्या करता है? 2 टाइप्स के एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, विच आर एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर। ये नेम शो कर रहा है फैक्टर को बट बेसिकली ये क्या है? टॉक्सिन ही है। एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर। एडिमा से पता चल रहा है कि ये एडिमा कॉज करेगा और डिजीज इन्फेक्शन कॉज करेगा, और लीथल फैक्टर का मतलब ये है कि ये लीथल का मतलब क्या होता है? जो कि डेंजरस होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन करके जो है ये अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसका मेथड ये है इन्फेक्शन कॉज करने का। तो एक्सोटॉक्सिन किस तरह से अपना ये इफेक्ट करेंगे? एडिमा करके या फिर सेल्स को डिस्ट्रॉय करके। इतना ही आप लोग काफ़ी है, याद रख लो। पैथोजेनेसिस में 2 टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एडिमा टॉक्सिन एंड लीथल फैक्टर्स। अगर पढ़ना है तो मैं बता देती हूँ। एडिमा फैक्टर क्या है? बेसिकली क्या है एडिमा? इसमें सिंपल क्या है कि बाय कॉजिंग, आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, बाय कॉजिंग एडिमा, ठीक है, डिजीज़ जो है ये कॉज कर रहा है। लीथल फैक्टर में क्या है? विच इज़ अ प्रोटीएज एंड किल सेल्स बाय इनहिबिटिंग अ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में जो एक प्रोसेस है, एक स्टेप आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब और इस प्रोसेस को, इस स्टेप को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर सेल डिवीजन नहीं होगी, डीएनए वगैरह नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा? सेल की डेथ होगी या सेल्स सही से नहीं बनते ही नहीं है ना इनफैक्ट।
तो ये इस तरह से एक लीगल फैक्टर है। तो जो बस ठीक है, मैंने ऊपर तक आप लोगों से कह दिया। पैथोजेनेसिस में आप लोगों ने वही याद रखना है, 2 टाइप्स के टॉक्सिन है, उनके नेम्स याद होने चाहिए आप लोगों को। अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस में एक और चीज़ जो इन्वॉल्व होती है वो क्या है, उसका कैप्सूल है। एक्सोटॉक्सिन टॉक्सिन के थ्रू डिजीज़ कॉज करता है, और साथ में क्या है, कैप्सूल इसे फैसिलिटेट करता है डिजीज़ कॉज करने में। किस तरह से, क्योंकि ये एंटीफेगोसिटिक है। इसका रोल क्या है, एंटीफेगोसिटिक है। ये फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया जो है फेगोसाइटोस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है, डेफिनेटली वो इन्फेक्शन ही कॉज करेगा बॉडी में। क्लास क्लियर हुआ पैथोजेनेसिस का आप लोग को? क्लिनिकल फाइंडिंग में बेसिकली इसमें क्या है, सिंपल आप लोगों ने इसके नेम्स याद रखने हैं। पहले क्या लिखें, क्यूटेनियस एंथ्राक्स में क्या है, टिपिकल लियन ऑफ क्यूटेनियस एंथ्राक्स इज अ पेनलेस अल्सर विद अ ब्लैक स्कार। इसमें अल्सर बनता है और इसमें क्या है, ब्लैक स्कार होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में है। ये अल्सर है बट उसका कलर क्या होगा, ब्लैक, उसकी बाउंड्रीज वगैरह होंगी। तो इससे हमें पता चलता है ये एंथ्राक्स का है। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि ये लियन किस डिजीज़ का है। लियन बना है, वैसे ही कोई और है डिजीज़, जाहिर है और तरह की भी आपको इस तरह की काफ़ी आप लोग लियन अल्सर वगैरह देखते होगे क्लिनिकल साइड पे। बट स्पेशली जिसमें आपको ब्लैक कलर दिखाई दे, ब्लैक स्कार दिखाई दे, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये किस चीज़ का। एक तो देखो, जब हील हो रहा होता है तब भी ब्लैक होता है, बट हील वाले में बात नहीं कर रही, अभी वो फ्रेश है। लोकल एडिमा है क्योंकि उसमें एडिमा टॉक्सिन है। इसके अलावा अनट्रीटेड केसेस प्रोग्रेस टू बैक्टीरिया एंड डेथ। सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हो, पेनलेस अल्सर विद ब्लैक स्कार, लोकल एडिमा। इसके अलावा बैक्टीरिया, अल्टीमेटली डेथ। इसके अलावा लिखो पल्मोनरी इनहेलेशन। इंथ्राक्स क्या कॉज करता है, इसे एक और डिजीज़ के नेम से भी याद किया जाता है, नाउन किया जाता है। वो क्या है, वूल सॉर्टर डिजीज़। ये आपको पता होना चाहिए कि वूल सॉर्टर डिजीज़ जो है वो पल्मोनरी इनहेलेशन एंथ्राक्स को भी कहते हैं। Although the lungs are infected, the classic features and X-ray picture of pneumonia are not seen. बस ये कि इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व होता है बट निमोनिया रिपोर्ट नहीं होता। एक एक वर्ड में आप लोगों ने क्लिनिकल फाइंडिंग्स लिख सकते हो। अल्सर लिख सकते हो विद ब्लैक स्कार, एडिमा, बैक्टीरिया। इसके अलावा और क्या है, लंग्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स। ये वो पिक्चर दिखा रहे हैं जो कि स्कार की है। स्किन लियन ऑफ एंथ्राक्स है विद ब्लैक स्कार। क्लास आप लोग सुन रहे हो ना? लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेन स्मीयर है, नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज हैं, फॉर्म ऑन ब्लड एगर एरोबिकली। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हम ब्लड एगर के ऊपर इसकी चेक कर सकते हैं ना, कैपेसिटी के हेमोलिसिस करता है या नहीं करता। तो वो ये है कि नॉन हीमोलिटिक है। बेसलेस एंथ्रासिस इज नॉन मोटाइल इन कंट्रास्ट टू अदर बेसलेस स्पीशीज है, और ये क्या है, नॉन मोटाइल है। पीसीआर के थ्रू जो है इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अनदर रैपिड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है। अच्छा, ये सिर्फ आप लोगों ने टेस्ट के नेम्स याद रखने हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, और इसके अलावा राइज इन एंटीबॉडी टाइटर इन इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट इज डायग्नोस्टिक। तो इसमें टेस्ट का नेम जो है वो है इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ये ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेकर क्या करते हैं, उस सैंपल के अंदर देखते हैं कि एंटीजन या एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। तो हमें जो है उस ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज का टाइटर रेस दिखाई देगा। ट्रीटमेंट जो है पेनिसिलिन है। प्रिवेंशन जो है, वैक्सीन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन इज गिवन टू इंडिविजुअल्स इन हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस। तो ऐसे पर्सन जिनका जो है ऑक्यूपेशन ही या डेली की रूटीन ही क्या है, सॉइल के साथ है या एनिमल्स को वो डील करते हैं, तो उनको स्पेशली रिकमेंडेड वो पर्सनस होते हैं इस वैक्सीन के लिए। एंथ्राक्स की वैक्सीन उनके लिए रिकमेंडेड है। ओके क्लास, इसमें अगर कोई मुश्किल स्लाइड आई है तो उसकी पैथोजेनेसिस आई है। पैथोजेनेसिस को मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि उसमें एक्सोटॉक्सिन के नेम याद कर लो, और लास्ट में क्या है, कैप्सूल याद रखो कि इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि एंटीफेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो इसे डिजीज़ कॉज करने में फैसिलिटेट करता है।
ओके, क्लोस्ट्रीडियम की 4 स्पीशीज़ हैं। टेटनाई है, बोचुलिनम है, परफ्रिंजिस है और डेफिशल है। आज ये मैं आप लोगों को 1 बाय 1 ही पढ़ाऊँगी, बट ओके। टेटनाई जो है वो डिजीज़ क्या कॉज करता है? टेटनस करता है। टेटनस में अभी अगली पिक्चर में दिखाऊंगे कि टेटनस होता क्या है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एनारोबिक है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करेगा। और क्या है? ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग रोड्स हैं। ये सारे उसके नेम से ही आप लोग बातें लिख सकते हो। ग्राम पॉजिटिव भी है, रोड्स भी है, और इसके अलावा इसमें बस इतना ही लिखो। हैबिटेट इसका सॉइल है। ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होती है? ट्रॉमेटिक ब्रेक्स इन द स्किन। देखो, स्किन में ब्रेक हुआ, कट लगा, तो वो क्या होता है, इसके थ्रू ये जो है बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाता है। ये टेटनस की पिक्चर है कि पूरे मसल्स जो हैं वो किस तरह से, बॉडी के मसल्स जो हैं वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अकड़ गए हैं। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? इसमें की पैथोजेनेसिस जो है वो भी आप लोगों ने सिंपल वर्डिंग में ही याद रखनी है। क्या है? स्पोर्स जर्मिनेट अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन द वुंड। देखो, कट लगा, कट के अंदर स्पोर आ गया। अब वो स्पोर्स को सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं, तो क्या है, स्पोर सबसे पहले क्या है, उसका स्टेप होगा पैथोजेनेसिस में, जर्मिनेशन होगी, कि स्पोर जो है वो पहले कन्वर्ट होगा बैक्टीरिया में, जर्मिनेट होगा, वो बैक्टीरिया बन चुका है। अब बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एक्सोटॉक्सिन। उस एक्सोटॉक्सिन ने बेसिकली क्या करना है? गैबा। गैबा क्या है? एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर है। इसने क्या करना है? इसको ब्लॉक करना है। किसने बोला? जो इस बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है। Organism produces exotoxin which blocks release of inhibitory neurotransmitters, which is a GABA, gamma aminobutyric acid, from spinal neurons. तो अच्छा, बेसिकली आप लोगों ने इसकी पैथोजेनेसिस क्या है यहाँ तक है। इसके बाद अगली लाइन भी है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स आर अनअपोज्ड। अब क्या हुआ है कि देखो, बॉडी के अंदर 2 प्रोसेस मुसलसल होते रहते हैं, एक होता है रिलैक्सेशन का और एक होता है कंट्रैक्शन का प्रोसेस। अगर बॉडी कंट्रैक्ट नहीं करेगी तब भी जो है पैरालिसिस हो जाएगी, अगर रिलैक्स नहीं होगे तब इस तरह से क्या होता है? टेटनस हो जाता है। अब क्या है, टेटनस हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी अकड़ी हुई है, कंट्रैक्टेड हुई है, रिलैक्स नहीं हो रही। रिलैक्स उसने किसकी वजह से होना था? इस गैबा की वजह से होना था। तो जब गैबा ही ब्लॉक हो गया है, जो कि एक्सोटॉक्सिन ने उसके रिलीज को ब्लॉक कर दिया है, गैबा नहीं होगा तो क्या होगा? बॉडी जो है वो सारी किस कंडीशन में रहेगी? कंट्रैक्टेड फेस में रहेगी। वो किस वजह से कंट्रैक्टिव फेस में रहेगी? क्योंकि एक्साइटेटरी जो न्यूरॉन्स है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, ये दोनों आपस में अल्टरनेट फंक्शन करते हैं। एक जो है रिलैक्स करवाता था, एक कंट्रैक्ट करवाता था। अब रिलैक्स वाली तो चीज़ आ ही नहीं रही, तो कंट्रैक्ट वाली जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं वो अनअपोज्ड है, मतलब ये कि अब उसके कंपिटेंट में कोई दूसरी चीज़ तो है ही नहीं। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि मसल्स जो हैं वो स्पास में इस तरह से खींच जाएंगे, कंट्रैक्टेड फेस में आ जाएगी, तो इसे टेटनस कहते हैं। लोकजा इसकी एग्जाम्पल है। आगे जो लिखा हुआ है वो मज़ीद उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी ये कि इतनी पैथोजेनेसिस आप लोग याद रख लो। तो आप लोगों की पैथोजेनेसिस मतलब फर्स्ट 3 रोज में बुलेट्स में जो लिखा हुआ है वो उसकी पैथोजेनेसिस है। ओके क्लास, ये जो है मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब मुझे ये है कि आप जिससे भी मैं पूछूंगी मुझे इसकी पैथोजेनेसिस सिंपल वर्डिंग में 3 स्टेप्स में जल्दी से लिख के शेयर करो। हबीब, लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी, जल्दी से 3 वर्डिंग में मुझे बताओ सिर्फ। फर्स्ट में क्या हुआ है, सेकंड में क्या हुआ है, थर्ड में क्या हुआ है। 3 स्टेप्स आप लोगों ने लिस्ट करने हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स, मतलब 3 वर्ड्स। जैसे कि फर्स्ट में से आप सिंपल लिख सकते हो जर्मिनेशन, सेकंड में क्या हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन एंड ब्लॉक इनहिबिशन ऑफ गैबा रिलीज, इनहिबिशन ऑफ गैबा कर दो। थर्ड पे क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, ड्यू टू एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एक्सट्रीम स्पास मसल्स अकर। ओके, फर्स्ट जर्मिनेशन है, गुड। सेकंड भी बताएं साथ में। सेकंड में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन एंड इनहिबिशन ऑफ गैबा।
और थर्ड पे क्या हुआ है, ड्यू टू एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स बॉडी फेस एक्सट्रीम मसल स्पाज्म। ठीक है उमेरा, आपने तीनों मतलब स्टेप्स सही लिख दिए हैं। थर्ड वाला भी जर्मिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन, इनहिबिशन ऑफ गाबा। गाबा जब लिखना है तो इसे कैपिटल वर्ड्स में ही लिखना है। चलो अभी तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हो ना। गाबा ब्लॉक हुआ तो उसकी वजह से अब क्या है, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा आप लोगों का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स क्या होगा, मसल स्पाज्म अकर। हाँ, मसल स्पाज्म अकर ड्यू टू एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स मसल स्पाज्म अकर। स्पाज के बजाय आप लोग हाँ स्पाज नहीं कहोगे। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। देखो पूरी स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो आप लोग को याद करना मुश्किल हो जाता है सीक्वेंस। अगर अभी आप लोगों के पास ये मैंने आई थिंक स्लाइड शेयर की हुई हैं ग्रुप में, तो आप लोग साथ में पेन के साथ ये 3 स्टेप्स लिख लोगे तो कभी भी आपको ये पूरी डिटेल याद करने में मुश्किल नहीं होगी। डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने मुझे स्टेप्स में ये 3 स्टेप्स में सिंपल वर्डिंग में पूरी पैथोजेनेसिस बता दी है तो आपके लिए भी ईजी है, मुझे भी चेक करने में ईजी है। बाकी ये जो इतना स्लाइड भरी हुई है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे सबसे नीचे देखो, द रोल ऑफ गैबा इज़ टू इनहिबिट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। तो बेसिकली गैबा का रोल क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो एक्साइटेटरी फेज में होते हैं उसको इनहिबिट करना होता है। मतलब एक्साइटेटरी से किस फेज पे लेके आना होता है, रिलैक्स फेज पे लेके आना होता है। तो रिलैक्स फेज इसमें नहीं आती जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रैक्शन ही रहती है और एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स की वजह से कंट्रैक्शन, मसल्स कंट्रैक्ट रहते हैं और स्पाज्म अकर होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग से उसकी मोस्ट प्रोमिनेंट जो क्लिनिकल फीचर आपको दिखाई देगा वो क्या होता है, लोकचा होता है जो इसमें सबसे पहले नोट होता है। इसके अलावा स्पास्टिक पैरालिसिस है, लोकजा है, और क्या है, लोकजा की वजह से क्या होता है, माउथ ओपनिंग में से डिफ़िकल्टी होती है। देखो जब मसल सारे इसी तरह कंट्रैक्टेड फेस में है तो जाहिर है उसके लंग्स भी सफ़र करते हैं। लंग्स सफ़र करते हैं तो क्या होता है, लंग्स में भी सेम ऐसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही होती है कि सांस एयर जो होती है वो इनहेल हो रही होती है और हम उसे एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो भी प्रोसेस एक तरह से कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, सफ़र कर रहा होता है। तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट जाता है तो इसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है इसके ट्रीटमेंट में। लेबॉर्टरी डायग्नोसिस कहते हैं, क्लिनिकली ही हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस का मतलब क्लिनिकली मतलब ये है कि हम पेशेंट को देखेंगे, उसमें देखेंगे कि उसे लोकचा है, मसल्स जो हैं उसके सारे कंट्रैक्टेड फेज में हैं और इससे क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी भी हो रही है ब्रीथिंग में, तो हम कंफर्म डायग्नोस कर सकते हैं कि उसे टेटनस ही है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत कम आइसोलेट कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी इतने हेल्पफुल नहीं होते। ट्रीटमेंट में क्या है, हाइपर इम्यून ह्यूमन ग्लोबुलिन टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। तो अब ये बेसिकली क्या है, इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हम देते हैं, हाइपर इम्यून ह्यूमन ग्लोबुलिन देते हैं। ह्यूमन ग्लोबुलिन के थ्रू जो होता है ये इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन जी जो है वो इसका ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक है ना, और साथ में स्पास्मोलिटिक, स्पास्मो मतलब स्पास जो हुआ है उसको लाइटिक में ब्रेक डाउन करना। तो ऐसी ड्रग्स रहते हैं जो कि स्पास को ब्रेक डाउन करती हैं, रिलैक्सेंट फेस लेकर आती हैं, जैसे कि वेलियम वगैरह, वो हम उसे देते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा कहते हैं बस ये 2 बातें आप लोगों ने लिखनी है, ग्लोबुलिन देते हैं या फिर एंटी टॉक्सिन देंगे। एंटी टॉक्सिन लिख लो और साथ में पेनिसिलिन और क्या है, स्पास्मोलिटिक। इतना तो याद रख सकते हो ना, टॉक्सिन है तो एंटी टॉक्सिन है और साथ में स्पास्मोलिटिक, स्पास्म हुआ हुआ है तो उसे स्पास्मोलिटिक ड्रग देंगे। प्रिवेंशन क्या है, इसकी टॉक्साइड वैक्सीन अवेलेबल है, यूजुअली गिवन टू चिल्ड्रन इन कम्बिनेशन विद डिप्थेरिया और परट्यूसिस, DPT जो आप लोगों ने एक कम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग बस इतना ही याद रख लो कि वैक्सीन इसकी अवेलेबल है।
प्रिवेंशन में हमने बेसिकली बताना ये होता है कि वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर नहीं अवेलेबल तो हम और कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू इस इन्फेक्शन से खुद को फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के मेजर्स जो हैं वो प्रिवेंशन में आप लोगों ने बताने होते हैं। तो हम वैक्सीन के थ्रू जो है फ्यूचर में इस डिजीज़ से खुद को सेव करवाते हैं। ओके, सेकंड जो इसकी स्पीशीज़ है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम है। बोचुलिनम डिजीज़ जो कॉज करता है वो बोचुलिज्म है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स है। ये इन सब की ही सेम आएंगी इसकी चारों स्पीशीज़ की। हैबिटेट इसका सॉइल है और क्या है ट्रांसमिशन क्या है, या तो ऑर्गेनिज्म मतलब डायरेक्ट पूरे का पूरा बैक्टीरिया या फिर उसका टॉक्सिन, दोनों में से कोई एक चीज़ भी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। किस तरह से, फूड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। या तो हमारी फूड जो है कॉन्टेमिनेटेड है, उसके अंदर या तो इस बैक्टीरिया खुद प्रेजेंट है या फिर उसका टॉक्सिन प्रेजेंट है और हमने वो फूड जो है ईट कर लिए, खा लिए, तो इससे क्या होता है वो बैक्टीरिया या टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो चुका है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस जो है पहले हम लोगों ने टेटनाई का बैक्टीरिया टेटनाई पढ़ा है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमने देखा था कि मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्टेड फेस में है, बट इसमें जो है वो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स ही बिल्कुल हो जाएंगे। रिलैक्स मीन जैसे पैरालिसिस में है कि बाजू उठा के रखो तो फ़ौरन नीचे गिर जाती है, कितने रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है पैथोजेनेसिस में, अच्छा कंट्रैक्शन जो है वो बेसिकली किस वजह से हो रही थी? कंट्रैक्शन जो होती है वो एसिटाइलकोलिन की वजह से होती है, मसल्स की कंट्रैक्शन। बट जो रिलैक्सेशन होती है वो गैबा की वजह से होती है। उस वाले पिछले वाले में गैबा नहीं रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से क्या है बॉडी कंट्रैक्टेड फेज में रह गई है। अब इस वाले पैथोजेनेसिस में सिंपल एक स्टेप याद रखें कि एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगी। एसिटाइलकोलिन नहीं रिलीज़ होगी जो कि क्या करती है, एक्साइटेटरी फेज लेकर आती है। तो एसिटाइलकोलिन नहीं है तो पीछे क्या है, वही रिलैक्सेशन ही रह गई है कि बॉडी मसल्स इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि पैरालिसिस फेज में चले जाते हैं। अच्छा, उससे स्पास्टिक पैरालिसिस कह रहे हैं, उसे फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। ये डिफरेंस है। पैरालिसिस वो भी है, देखो मसल्स अकड़ गए हैं, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब पैरालिसिस है। बट ये फ्लैसिड पैरालिसिस है, मतलब कि रिलैक्स फेज में है। वो स्पास्टिक पैरालिसिस से कॉन्ट्रैक्टेड फेज में थी पिछली डिजीज। बोचुलिन टॉक्सिन, ये वाले मैंने समझाए बगैर आप लोगों से स्टेप्स इसके पूछने हैं, सब सुन लो ध्यान से। बोचुलिनम टॉक्सिन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द गट एंड कैरिड वाया द ब्लड टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो हमने फूड खाई थी, फूड में ये बैक्टीरिया जो उसका टॉक्सिन प्रेजेंट था, तो ये गट से कहाँ पर गया है, बैक्टीरिया ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएगा जहाँ पर वो ब्लॉक करवाएगा एसिटाइलकोलिन के रिलीज को। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज नहीं हुई तो जिसकी वजह से क्या होगा, सिंपल फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। इतनी सी आप लोग लिख सकते हो, ये इसकी पैथोजेनेसिस है। जल्दी से इसका मुझे पैथोजेनेसिस को 2 स्टेप्स में लिख के बताओ। नहीं, 3 स्टेप्स होंगे। पहले जो है वो गट में गई, गट से ब्लड में गई, ब्लड से कहाँ गई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाकर उसने क्या किया है, ब्लॉक करवाया है किसके रिलीज को, एसिटाइलकोलिन को। क्लास जल्दी से मुझे आप लोग के ये स्टेप्स चाहिए, लिखो। नहीं मैं नहीं लूँगी, मैं बस बंद कर रही हूँ। हबीब इतना बड़ा ये तो लिख लिया मैसेज, जो मैं स्टेप्स कह रही हूँ वो लिख के बताओ। और कल आप लोगों ने मुझे टेस्ट देना है किसी भी टॉपिक का, बता दो आप लोग। कल कर लो या थर्सडे का कर लो, पर मुझे एक टेस्ट चाहिए आप लोगों ने देना, जल्दी से। ओके सुमैया, थर्ड स्टेप में जब आपने लिख लिया है ना कॉजेज ब्लॉक रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो फोर्थ स्टेप में लिखो दैन रिजल्ट इन क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस। फोर्थ पे कर दो, सिंपल लिखना ये भी ज़रूरी नहीं है कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस या रिजल्ट इन,
तो आगे फोर्थ क्या है, पैरालिसिस हमने बताना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ है, लास्ट पे पैरालिसिस हुआ है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें एसिटाइलकोलिन की रिलीज ब्लॉक हुआ है, पिछले वाले में गैबा का रिलीज ब्लॉक हुआ है। चलें ठीक है क्लास, यहाँ से मैं फिर नेक्स्ट क्लास जो है लेक्चर कल मैं इधर से स्टार्ट करूँगी। गट में गया है थ्रू ब्लड, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड से गट से वो ब्लड में गया, ब्लड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाकर उसने एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक किया। उसके रिजल्ट पे क्या हुआ है, फ्लैसिड पैरालिसिस हुई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कॉन्टेमिनेटेड फूड जो है वो गट तक गई है, गट से वो बैक्टीरिया या टॉक्सिन है जो भी है वो हमारे ब्लड में गया, ब्लड से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गया है। वहाँ जाकर उसने जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही होती है वहाँ से उसने जस्ट जाकर उस स्टेप को ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, फाइनली जो है पैरालिसिस हो गई है और फ्लैसिड पैरालिसिस हुई है, मतलब कि रिलैक्स फेज में ही बॉडी रहेगी। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, वो आप लोग की अपनी इंफॉर्मेशन के लिए है। एसिटाइलकोलिन बेसिकली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करवाती है। चलें ठीक है क्लास, 45 पे मेरा लेक्चर एंड होना था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। और मुझे टॉपिक का नेम आप लोगों ने बता देना, चाहे कल टेस्ट दो या परसों दो, एक टेस्ट देना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़ क्लास। आज हीरा ने क्लास नहीं अटेंड की। दो बजे तक चले तो